हाय प्यारे बच्चों, आज सी प्लस के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, जो क्लास 8th का चैप्टर 1 है। और आप लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में अपने बुक्स में अपने टीचर्स के साथ पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर p अपॉन q का एक फॉर्म होता है जिसमें p और q इंटीजर्स होता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। और साथ में मैं आपको एक 4 स्टेप ऐसा बताऊंगा, एक प्रोसेस बताऊंगा। अगर उस 4 स्टेप को आपने क्लियर कर लिया, बहुत आसान प्रोसेस है, तो मैं गारंटेड कह सकता हूं आपका जो रेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 99% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आपसे बात करते हैं, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ में हम देखेंगे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। ओके, चलिए। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों आज का? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर होता है हमारा p अपॉन q का फॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है p एंड q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और q की जो वैल्यू होती है उसमें वो q हमेशा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझे आप? मीन्स रेशनल नंबर p अपन q का फॉर्म होता है, p और q इंटीजर्स होता है और q जीरो नहीं होना चाहिए। आखिर ये क्यों? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, सबसे पहले हम ये बात एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। यहां पे हमने बोलते p और q की वैल्यू, p और q हमारे इंटीजर्स होना चाहिए। आखिर इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, तो मैं आपको नंबर सिस्टम आपके पिछले क्लासेस में जाता हूं, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम में इंटीजर्स कहां आता है। ओके, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर मींस एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर कुछ भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे इंटीजर शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, तो आप लोग भी समझो कि मैं क्यों किया मैंने। एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव होता है, जीरो को छोड़ के, वो हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ये हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं आपके साथ होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। मींस होल नंबर होता है जीरो के साथ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है जीरो के बिना नेचुरल नंबर, जीरो के बिना का नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होता है? सारे नेगेटिव के नंबर, सारे पॉजिटिव के नंबर जीरो के साथ। समझे? सारे नेगेटिव, माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक का सारे नेगेटिव का नंबर, और जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी का सारे नंबर, मतलब टोटल माइनस और प्लस जितने भी नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। मीन्स माइनस इंफिनिटी से अब देखो, सपोज मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या? इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब अभी आपका डाउट क्लियर कि सर इंटीजर्स क्या होता है, p और q इंटीजर्स क्या होता है? ये तो इंटीजर्स क्या होता है? सारे नेगेटिव के नंबर, सारे पॉजिटिव के नंबर, साथ में जीरो। ये हमारा क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। p अपॉन q का रेशनल नंबर हमारा फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं आपको सपोज मान लो लिख देता हूं 3 अपॉन में 2, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि 3 की जगह, p की जगह 3 है और q की जगह क्या है? 2 है। ये फ्रैक्शन में कि हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 इक्वल टू p अपॉन q। तो p अपॉन q की फॉर्म में ये है। अब आप देखो, सपोज मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 6 अपॉन -7
क्या ये रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p अपॉन q की वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है। अब आप बताओ क्या -7 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों है ये? क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 कॉमन होता है। ठीक है, सपोज मान लो मैं 6 अपॉन में 1 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू तो 6 ही रहने वाली है, 1 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं आपको 8 अपॉन में 1 लिखती हूं तो इसकी वैल्यू क्या होता है? 8 ही रहने वाला है। तो आप समझ गए, ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाती है? p की, और ये हमारी वैल्यू क्या होगा? q का। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, सब हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू ऊपर नॉमिनेटर होता है, q की वैल्यू हमारी क्या होती है? डिनोमिनेटर होती है। अब आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए। अब हम यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करते हैं कि आखिर q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, चलो मैं आपको दिखाता हूं q 0 क्यों नहीं होते। सपोज मान लो मैं आपसे बोलता हूं, दो नंबर लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 0 अपॉन में 3 और 3 अपॉन में 0। रेशनल नंबर कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो q 0 है, यहां पे नहीं है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है, दिख रहा है। p के जगह पे 0 है और q के जगह पे हमारा क्या है? 3 है ना। लेकिन यहां पे क्या है? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको। देखो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 मीन्स 3 के टेबल में 0 आता है, इजीली ये सॉल्व हो गया। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 के टेबल में क्या आता है? हमारा 0 आता है। लेकिन इसमें आप देखो 0 के टेबल में क्या 3 आता है? 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू भी 0, 3 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 0 को किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई कर लो क्या होगा? 0। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि p अपन q का फॉर्म तो होगा रेशनल नंबर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, आप देखिए मैंने आपको भी कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि आपको एक प्रोसेस का 4 स्टेप बताऊंगा, और अगर आपने उस स्टेप को क्लियर कर दिया, आपने समझ लिया, तो मैं गारंटेड कह रहा हूं आपको कि आपकी 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी रेशनल नंबर का। आप अपना कोई भी बुक्स उठा लो रेशनल नंबर का, आर डी शर्मा उठा लो, आर एस अग्रवाल उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, किसी भी बोर्ड का आप बुक्स उठा लो। अगर आपने ये 4 स्टेप समझ लिया तो इजीली आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अब देखते हो 4 स्टेप क्या है। ओके, तो हम अब चलते हैं उस स्टेप पे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 के अंदर मैं क्या बोलता हूं? अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर डालो। बहुत मुश्किल नहीं है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर डालो। ठीक है, स्टेप सेकंड, डिनोमिनेटर जो होगा उसको एलसीएम निकालो उसका। स्टेप थर्ड, कॉमन फैक्टर निकालो। स्टेप 4 में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो बड़ा आसान सा है ना। स्टेप 1 के अंदर आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। सपोज मान लो आपको p अपॉन में माइनस क्यू दिया हुआ है, तो जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर भेज दोगे, मीन्स ये क्या आ जाएगा? माइनस p अपॉन में q। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो इसको भी देख लेते हम कैसे हुआ। ये स्पेस कम था। सपोज मान लो मैं आपको देता हूं 3 अपॉन में माइनस का 6,
इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं, 3/-6 इंटू -1 अपॉन में -1, -1 ये प्लस हो गया तो -3/6। तो इतना ताम झाम करने से अच्छा है कि आप क्या करोगे, सीधे माइनस को ऊपर भेज दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर सपोज मान लो मैं आपको 8/-7 देता हूं तो आप इसको ऑटोमेटिक लिख सकते हो -8/7। तो समझ में आया कि हम डिनोमिनेटर जो भी होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। नॉमिनेटर को छोड़ो, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। डिनोमिनेटर को आप सबसे पहले पॉजिटिव करिए, ओके। अब आते हैं हम स्टेप सेकंड, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या कहता है, कॉमन फैक्टर निकालना है। स्टेप 4 ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं और उसके ऊपर हम इसको देखते हैं, ओके। सपोज मान लो कि आपको एक नंबर देता हूं मैं 3/-4 एंड 2/-3। दो नंबर मैंने आपको दिया। अब मैं आपसे इसमें यह पूछ सकता हूं कि विच नंबर इज ग्रेटर देन विच नंबर, कौन सा नंबर किससे बड़ा है, इसमें बड़ा संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन सी है, आराम से। तो अब हम अपने स्टेप को याद करते हैं। मैंने आपको 4 स्टेप बताया था, बहुत ही आसान स्टेप था। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है आपको बताइए, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लो। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव मींस 3/4 माइनस ऊपर चला गया एंड 2/3 माइनस ऊपर चला गया, यही होगा ना स्टेप फर्स्ट में। तो आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर को आपने पॉजिटिव किया। स्टेप सेकंड क्या कहता है, डिनोमिनेटर का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एकदम ध्यान रखना, आपको स्टेप वाइज आंसर लिखना है। अगर आप स्टेप वाइज आंसर लिखते हैं तो टीचर्स को क्वेश्चन देखने में अच्छा लगेगा, आपके कॉपी भी अच्छे दिखेंगे और टीचर आपको प्रॉपर फुल मार्क्स देंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता अगर आप स्टेप वाइज लिखते हैं तो, ओके। तो मैं आपको आगे भी जो क्वेश्चन समझाऊंगा रेशनल नंबर के, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का समझाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन होगा तो एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और वो सब स्टेप वाइज ही होगा आपको, तो आपको करने में भी बहुत आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर मैंने क्या किया, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ इसका 3 और 4 निकालो। आप 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 12। स्टेप 3 देखो, अब आप इतना आसान सा स्टेप है, बहुत मुश्किल है ना, बहुत आसान स्टेप है। पहले डिनोमिनेटर को नेगेटिव किया, डिनोमिनेटर का हमने क्या निकाला, एलसीएम। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ खेलना है ना। स्टेप 3 के अंदर मैंने आपको बोला था कॉमन फैक्टर, 4 को आप 12 में डिवाइड करो, डिनोमिनेटर के साथ ही खेलना है, नोमिनेटर को मत देखो आप। 4 को 12 में डिवाइड किया, क्या आएगा 3, मींस हम इसको लिख सकते हैं -3/4 इंटू 3/3। अब आप पूछोगे इसको हमने क्यों लिखा, 3/3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू सेम रह जाएगा कि नहीं। अब यहां पे इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। 3 से आपने डिवाइड किया 12 को, क्या आया 4, 3 4 जो 12, तो आप 4 इंटू 4 से इसमें करोगे तो सेकंड नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 इंटू 4/4। अब आप इसकी वैल्यू देख लो, इजीली आपको दिख जाएगा। 3 3 9 और 12 -9/12, और यहाँ पे क्या है -8/12। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, -9/12 या -8/12। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, नीचे की डिनोमिनेटर सेम आनी चाहिए, आ गई। माइनस की वैल्यू जो होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। सपोज मान लो कि राम ने किसी से उधारी लिया 8 रुपया, माइनस का, माइनस मतलब आप उधारी समझ लो कि उधारी में हो, और श्याम ने लिया 9 रुपया। तो अभी कौन अमीर है, अमीर तो देखो तो राम ही है ना, क्योंकि वो अभी 1 रुपए का मतलब उधारी में नहीं है, गरीब श्याम है क्योंकि उसने ज्यादा उधारी लिया है। तो हमेशा नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है।
ओके, पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि 8/12 बड़ा है 9/12 से। ये ऐसे बड़ा, मतलब यहां हम कह सकते हैं 8/12 किसकी वैल्यू थी, 2/3 की। 9/12 किसकी वैल्यू थी, 3/4 की। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/4। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन सिस्टम। कंपैरिजन सिस्टम में हमने क्या किया, एक दूसरे को जब हमको कंपेयर करना था तो हमने बहुत आसानी से किया। कैसे किया, आप खुद देख लो। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 1/3, 2/4, 3/4, और मैं आपको बोलूं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। बोल सकता हूं मैं। तो आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करोगे, वही 4 स्टेप फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। कंपेयर भी करना, वही करना था आपको, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आपको दूसरे प्रोसेस में जाने की जरूरत ही क्या है। तो आपको वही 4 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट क्या बोला था हमारा, बोलिए। स्टेप फर्स्ट क्या बोलता है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए। ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर क्या पॉजिटिव है। ऑलरेडी डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ओके, नाउ स्टेप सेकंड क्या कह रहा है हमारे बच्चों, स्टेप सेकंड कहता है कि एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो एलसीएम ऑफ 3 4 इक्वल टू क्या होगा 12। स्टेप थर्ड क्या बोला था हमारा, एक कॉमन फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करना था। 3 को 12 में डिवाइड करोगे, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर के साथ ही खेलना है। 3 को 12 में डिवाइड करोगे 4 टाइम में जाएगा, तो इसको 4/4 से 1/3 इंटू 4/4। अब आप लोग बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से 12 में डिवाइड करो। 4 3 जा 12 मीन्स 2/4 इंटू 3 टाइम लगा था 3/3। 4 को 12 में डिवाइड करो, 3 आएगा इसका भी, इसका लिख सकते हो 3/4 इंटू 3/3। अब वैल्यू निकाल लो, वैल्यू क्या आता है इसका खुद देखो। 4 1 जा 4, 4/12, 6/12, 9/12। डिनोमिनेटर सेम आया अपना, ऊपर की वैल्यू मैच कर लो, जो सबसे बड़ी हो सबसे बड़ी, क्योंकि सारा पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो 9/12 हमारी बड़ा है, सबसे बड़ा 9 है ना, फिर 6 है, फिर 4 है, मीन्स 3/4 बड़ा है 2/3 से, इससे बड़ा ये है। सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, बाकी ये जो वीडियोस है आपको C+ के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और C+ के ऐप पे भी मिलेगा। और C+ ऐप आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, वहां पे आपको PDF की जानकारी मिलेगी, एजुकेशन संबंधित आपको कोई फॉर्म भरना है, किसी तरह का एडमिशन है, तो एक एक चीजें आपको C+ के ऐप पे आपको मिलेगा। ओके, सो अब हम आपको दिखाते हैं। कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। सपोज मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया कि 4/3, एक नंबर दे दिया -2/3, और मैंने इसको आपको क्या बोल दिया कि इसको नंबर लाइन पे दिखाइए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक नंबर लाइन ये हमारा ग्राफ है, इस पे ड्रॉ कर लो आप। इसको हमने 0 ले लिया, आपने ये तो पढ़ेगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। नाउ वी कैन से कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो इधर के साइड आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स इधर के साइड आएंगे। ओके, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एंड वाई यू ऑल नो। ओके,
सो अब हम देखते हैं कि 4/3 आखिर इसमें कहां वैरी करेगा वो। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, सपोज मान लो मैं आपको 4/3 देता हूं, तो आपने इसको लिखा होगा कभी 1/1/3 मीन्स 3 को जब हम डिवाइड किए थे हम 4 में, तो 3 1 जा 3 और इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके तो ऑटोमेटिक 4 आता है, आपको पता है। मीन्स सपोज मान लो मैं आपको देता हूं 7/2, तो यू कैन से कि इस 2 को आपने 7 से डिवाइड किया, 3 टाइम में जाएगा 1 आया, तो आप क्या कह सकते हो 3 1/2, 3 2 जा 6 एक और 7 कह सकते हैं ना। तो इसी तरह हम सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, तो 4/3 जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा। कैसे आएगा, अगला संख्या आप खुद से ले लो, 7/2 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, मीन्स अगला संख्या हम खुद ले लेते हैं। ओके, तो 4/3 कहां से आएगा, 1 और 2 के बीच में, तो ये तो आपको पता चल गया पाथ कि 4/3 हमारा इसके बीच में आएगा। नीचे का डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो इसको आप 3 पार्ट में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं, आप सीधे नीचे का डिनोमिनेटर देख लो कितने पार्ट में है वो, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, रेशनल नंबर में मैक्सिमम हम डिनोमिनेटर के साथ खेलते हैं, 3 पार्ट, 1 और 2 के बीच वाले पार्ट्स, 3 पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि नहीं कि 3/3, आप बोलो क्यों लिखेंगे, तो 3/3 की वैल्यू क्या आती है, 1 होता है। अब इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 4/3, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 5/3, और ये पॉइंट अगर 6/3 लिखते हैं तो इसको काटने के बाद ऑटोमेटिक 2 हो जाता है, समझे। तो हमारे को पता चल गया ना कि 4/3 कहां का, ये वाले जो हमारे पॉइंट है ये क्या है, 4/3 है, आसान है। अगर मैं आपसे -2/3 की बात करता तो ये छोटा है ना संख्या, नॉमिनेटर क्या है 3 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, इसके बीच में। इसको कितने पार्ट में करना है, 3 पार्ट में, 1 पार्ट 2 पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस का, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2/3, और ये वैल्यू तो हमारा है ही -3/3, इसकी वैल्यू क्या होता है -1, तो हमको 2/3 दिखाना था, तो ये वाली जो वैल्यू होगी क्या आ जाएगी हमारी -2/3 नंबर लाइन पे। तो अब आसानी से दिखा सकते हो कि नहीं, हमको क्या करना है, ये पता करना है कि सिर्फ किसके बीच में आएगा वो, उसके लिए हम आपको क्या करोगे, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x का अगला x + 1, 3.1/2 हमारा आया था यहाँ पे, तो हमने 3 और 4 के बीच में नंबर वेरी कर रहा था। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को, ग्राफ को सॉल्व करेंगे। अब शायद आपको रेशनल नंबर के रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, और मैं आपको अगले क्लास में एक एक क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके कितने तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। ओके, और मैं आपको आधे घंटे से ज्यादा कोई क्लास नहीं दूंगा, क्योंकि आपको भी पढ़ने में आसानी चाहिए। डेली आधा घंटा आप पढ़ो, मैं डेली आपको एक वीडियोस दूंगा, मैथ्स के, साइंस के, सब वीडियोस। ओके, तो आप C+ के चैनल डाउनलोड करिए, वहां से भी आपको ये वीडियोस मिलेंगे, और ये आपको वीडियोस C+ यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।